Hey guys, my name is Veer and you are watching Aspirant Campus। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है BCOC 131। और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्लॉक 1 का जो पहला चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग से हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नीड फॉर अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों है। सपोज करिए आपके पास 2,000 रुपये हैं और आपको अपना घर चलाना है, वो भी 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें 1 महीने में आप जो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस 2,000 रुपये से, उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये की कोई चीज़ ले ली आपने, या 1,000 रुपये की कोई चीज़ ले ली, या बाकी 500 रुपये की कोई चीज़ ले ली, तो मिनिमम आप 5 से 6 आइटम 2,000 में निपटा लेंगे। ठीक है, उसकी लिए इजीली आप जो है बजट बना सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि ये 2,000 की जगह मैं आपको 20 लाख 20 लाख रुपए अगर मैं आपको दूं 1 महीने के लिए, तो आप उसमें जो भी चीज़ें आप परचेज करेंगे, क्या उसका डे बाय डे आप हिसाब बना पाएंगे? तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग की नीड है। ठीक है, तो अकाउंटिंग नीड किस बेसिक्स पे है? क्योंकि जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होगा, उस डाटा को ऑर्गेनाइज हिसाब से रखने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। ओके, अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये नीड क्यों है अकाउंटिंग रखने की? ठीक है, हमें अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों इसकी नीड है? तो सबसे पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प करता है हमें हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ठीक है, ये जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, ये हमें अकाउंटिंग के जरिए हम इजीली वे में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई गुड्स परचेज किया तो हमारे परचेज अकाउंट में चला जाएगा। मैंने सेल ऑफ गुड किया तो हमारे सेल अकाउंट में गया। ठीक है, कोई कैश रिसिप्ट आया, वो मेरे कैश अकाउंट में शो होगा। ठीक है, तो सारी चीजें जो हैं वो एक सिस्टमेटिक हिसाब से रिकॉर्डेड है। ठीक है, परचेज में सिर्फ आपकी परचेज दिखेंगी, सेल में आपकी सिर्फ सेल दिखेंगी, कैश में सिर्फ आपका कैश दिखेगा। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है हमारा अकाउंटिंग वर्क करता है। ठीक है, इसमें हमें हमारा सारा सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक वे में मिलता है। सेकंड है टू असरटेन द नेट इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस लाइक प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अब 1 साल बाद जब आप अपने बिजनेस का हिसाब लगाएंगे कि भाई 1 साल में मैंने जो ये बिजनेस किया है, इस बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या मुझे कितना लॉस हुआ है, तो वो जो है आप अकाउंटिंग के जरिए देख सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? जब आप अपने रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक वे में लिखना शुरू करेंगे, परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ, पेमेंट कितनी आई, ठीक है, और रिसिप्ट कितनी आई, आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, आपके पास असेट्स कितनी है। तो ये चीजें जो हैं, जब तक आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखेंगे, तब तक आपको ईयर के एंड में कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, और अगर आपको लॉस हुआ है तो कितना हुआ है? ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग का वो ये है कि ये हमें हमारे रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक वे में रखता है। सेकंड, इससे हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। तीसरा, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तीसरा पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से लगभग मिलता जुलता है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि हमें हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें अकाउंटिंग के जरिए पता चलता है। अब कैसे? कि अब मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस शुरू किया। अब मैंने जो बिजनेस शुरू किया उस बिजनेस में मेरे पास आज के टाइम में कितनी इनकम हुई। ठीक है, आज के टाइम में मैंने
इस पूरे एक साल में 1 अप्रैल से लेके और आज तक मेरी कितनी इनकम है, ठीक है, वो इनकम को बताएगा कौन, अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। सेकंड चीज, जो कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है जब एक ओनर अपने बिजनेस में कोई भी इनपुट इन्वेस्ट करता है। अब ये इनपुट जो होता है ये दो तरीके से होता है। एक कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में दो तरीकों से ही कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करता है। अब ये कैपिटल या तो वो कोई असेट हो सकती है, असेट्स मीन या तो वो कैश देगा या तो वो बिल्डिंग देगा, ठीक है, या तो वो कैश देगा या तो वो बिल्डिंग देगा, ठीक है। तो ये दो तरीके जो होते हैं, इन तरीके से क्या होता है, जो ओनर है वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। द फर्स्ट वन इज मनी एंड द सेकंड वन इज फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मीन्स जो असेट जो लंबे टाइम तक यूज होते हैं, लाइक बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है। तो वो जो कैपिटल है, अब कैपिटल क्या है, जो बिजनेस है उसके लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे मैं ओनर हूं और मेरा बिजनेस है, एज पर कंपनी लॉ एक्ट 2013, कंपनी और जो ओनर है बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एज पर लॉ की नजर में दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो ओनर है जब उसने कंपनी को इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, तो वो जो अमाउंट है वो उस कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब अगर मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस को मुझे कितना पैसा वापस करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा अकाउंटिंग के जरिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अपने जो बिजनेस है उसको और ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मनी। अब वो मनी कहाँ से आएगी, अब वो मनी आएगी थर्ड पर्सन से, लाइक बैंक से, ठीक है। अब जो बैंक है वो मुझे पैसा क्यों देगा, ठीक है, बैंक आसानी से ऐसा पैसा क्यों दे देगा कि भाई मैं गया हूं बैंक में, मैंने कहा सर मेरे को लोन चाहिए 1 करोड़ का, तो बैंक वाले कहेंगे ले भाई ले चलो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिजनेस क्या करता है, आपने सुना होगा हर साल अपनी बैलेंस शीट फाइनल करता है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है कि जितनी भी अकाउंटिंग होती है ना, उसके अंदर जितने भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे कि कंपनी की कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है, कंपनी के पास कितना कैपिटल है, ठीक है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं, कंपनी के पास क्या ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग में सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, प्रॉफिट लॉस कितना है। तो ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग के हिसाब से ही पता चलती है, जिसमें हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ओनर देयर आर वेरियस अदर पार्टीज who are interested in known about the business firm such as the management, the bank, the creditors, the tax authorities, ठीक है, they know and they want the accounting information on the behalf of you, okay। तो these are the 4 points, जिसमें सबसे पहला है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट को जानना, द थर्ड वन इज फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, एंड द फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग पार्टी जिनको आपके इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब डेफिनेशन क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है। अब आइडेंटिफाइंग का क्या मतलब होता है, इसमें कहा है कि अकाउंटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आइडेंटिफाइंग किया जाता है। अब क्या आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई की जाती है वो ये है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ साथ जब आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, कोई रिसिप्ट लेते हैं या कोई पेमेंट करते हैं, उसका जो प्रूफ होता है, ठीक है, उसको उस प्रूफ को आइडेंटिफाई करना ही हमारा सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई। मान लीजिए आपने सेल करी, ठीक है,
और आपने परचेज करी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेल है, ये परचेज है? दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा। तो ये होता है हमारा सेल इनवॉइस, ये होता है हमारा परचेज इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद पेमेंट है और रिसिप्ट है। तो पेमेंट और रिसिप्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद ही अकाउंटिंग में हमारी जो एंट्रीज है वो होनी शुरू होंगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। सेकंड वन इज मेजरिंग। अब मेजरिंग का मतलब क्या है? ठीक है, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया, सेल है, परचेज है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, ठीक है, अब इनको हम बेसिकली मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मनी के टर्म्स में मीन्स कि सेल जो हमने की वो हम मनी के अकॉर्डिंग वैल्यू डालते हैं। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे आपको मनी के टर्म में ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। लाइक आपने सेल कितने की, आपने परचेज कितने की, आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, आपके पास फिक्स एसेट्स कितनी है। जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो वहां पे जो फिक्स एसेट्स होती हैं उनके नीचे आपको सारी चीजें मॉनेटरी टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, मनी में लिखेंगे। वहां पे आपको इतने नहीं लिखेंगे कि आपके पास 50 मशीनें हैं, आपके पास 100 मशीनें हैं, या आपके पास 100 लोगों से उधार है। वो टोटल एक बैलेंस वहां पे दिखता है कि भाई कितना टोटल आपके पास, ठीक है, मनी है जो आपको पे करना है, या फिर आपके पास एसेट्स के रूप में। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि भाई कौन कौन से सेल वाउचर हैं, कौन कौन से परचेज वाउचर हैं। सेकंड हमने मेजर किया। अब मेजर जो होते हैं वो मनी टर्म्स में होते हैं। मनी टर्म्स में का सिंपल सा मतलब है कि जब मैंने कोई चीज परचेज की तो वो जो परचेज थी उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, या मैंने कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो बिजनेस के लिए वो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हुआ, 200 का, 400 का, 500 का, या फिर 1000 का। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सेल वाउचर है, फिर हमने मेजर किया कि सेल वाउचर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 200, फिर हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, थर्ड फोर्थ वन इज क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग में क्या है? ठीक है, द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन आर टू बी क्लासिफाइड विद अ व्यू टू द ग्रुप ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। अब इसको क्लासिफाइंग करना है। ठीक है, अब पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सेल वाउचर है। ठीक है, फिर हमने इसको मेजर कर लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 200 है। अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई मेरा सेल जो है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्रीज में। ठीक है, मैंने इसकी सिंपल एक जनरल एंट्री बनाई और फिर मैंने उसको वहां पे सेल वाउचर के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मैंने सेल्स का लेजर बनाया, वहां पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफाइंग। मीन्स उनको, उन रिकॉर्डिंग को उनके ग्रुप्स में के अकॉर्डिंग डालना। पेमेंट की है मैंने, तो पेमेंट को पेमेंट वाउचर में डालना। ठीक है, फिफ्थ है द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैनी ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन अ मास ऑफ फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने मेजर किया, फिर मैंने क्लासिफाई किया। उससे पहले थर्ड नंबर पे आ गया, मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने क्लासिफाई किया। अब ये सारी चीजें मिलके ना मेरा एक फाइनेंशियल डाटा बन गया। फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स और नॉन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो ये जो डाटा है ये समराइज वे में किया जाता है। ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट होती है। ठीक है, फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पूरे साल भर में हमने कितना प्रॉफिट और लॉस हमें हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो डाटा है वो हमारा एनालिसिस फॉर्म में होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई कौन कौन सी जगह पे हमें कहाँ कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इस डाटा को पब्लिकली
लोगों के पास पहुंचा देते हैं, मीन्स ऑनलाइन डाल देते हैं। तो ऑनलाइन लोग जो हैं मीन्स जो लोग हैं वो ऑनलाइन जाके इन चीज़ों को सर्च कर लेते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग हमने देखा इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग और एनालाइजिंग। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, समराइजिंग और एनालाइजिंग। ठीक है। एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हमने इतना नहीं पढ़ना। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। अब है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंट है। ठीक है, बुक कीपिंग जो है वो एक काफी छोटा टर्म है। मीन्स बुक कीपिंग में क्या होता है कि सिंपली हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड्स को कीप करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ पहली 4 एक्टिविटीज जो हैं वो यूज होते हैं। पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग। ठीक है, तो पहली 4 आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, ये 4 एक्टिविटी हमारी जो है वो बुक कीपिंग में यूज होती है। ठीक है, इसके बाद है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड इज रिगार्डेड एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अकाउंटेंसी क्या है, ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। मीन्स इसका एक अलग ही सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट क्या करता है, समराइज करता है। ठीक है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेटिंग करता है। ठीक है, जिसमें वो समराइज करता है। आपने देखा होगा कि जब हम सेल परचेज सारी एंट्री जब हम कवर करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंसेस के बेस पे हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है। ठीक है, तो अकाउंटेंट जो है वो पहले ट्रायल बैलेंसेस बनाता है। ठीक है, अब तो बेसिकली टैली और बीजी के अकॉर्डिंग जो है हमारे ट्रायल बैलेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, उस ट्रायल बैलेंसेस को देखा जाता है कि भाई उसके हिसाब से हमने जो एंट्री की है वो ठीक तो की है, हमने फिक्स एसेट्स की एंट्री फिक्स एसेट्स में ही की है ना। तो ये हमें ट्रायल बैलेंसेस से पता चलता है। ठीक है, इसके बेस पे हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी जो है वो स्टार्ट होती है हमारी समराइजिंग से, जहाँ पे समराइजिंग होती है एंड जो उसके बाद होता है एनालाइजिंग होती है, फिर होती है इंटरप्रेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है द अकाउंटेंसी इज अ साइंस, अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज वेयर अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ पुटिंग सच नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, इज अ साइंस। सिंपली टर्म्स में कहें तो अकाउंटेंसी एक सिंपल सा वर्ड है। अकाउंटेंसी जो है वह इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, समरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना है बस आपको, एनालाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म। ये हमारा अकाउंटेंसी है। ठीक है, इन जनरल यूसेज अकाउंटेंसी accounting are used as synonyms, but of late the term accounting is become more and more popular। ठीक है, बट क्या है कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग जो है वो एक ही चीज के दो पहलू हैं। ठीक है, बट अकाउंटिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स है उनसे कम्युनिकेट करना और पता लगाना कि कौन सी चीजें हमारे कंपनी के अंदर कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आता है यूसेस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने देखा कि जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसके अंदर हम अलग अलग तरीकों से जो है हम अपना अकाउंटिंग करते हैं। अब क्या है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमें अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है या हमें बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ती है। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ सच पार्टीज जो होती हैं
वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। अब क्यों इंटरेस्टेड होती है? जैसे मैंने कहा कि आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको सेल भी करनी पड़ेगी, आपको परचेज भी लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको एसेट्स भी खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो पार्टीज होती हैं वो आपके इस बिजनेस के है ना इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जिनको आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला है ओनर, ठीक है। ओनर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल। जैसे मैंने कहा था, कैपिटल मीन्स वो वैल्यू जो या तो कैश के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर वो एसेट्स की फॉर्म में हो, ठीक है। सबसे पहला ओनर क्या करता है? मान लीजिए मैं ओनर हूँ, मैंने एक साल अपना बिजनेस चलाया, एक साल पूरा बिजनेस चला, रनिंग किया बढ़िया तरीके से, और इन दी एंड में मेरे को जो बैलेंस शीट से मुझे जो आइडिया लगा वो ये लगा कि भाई मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बैलेंस शीट नहीं बनाता, अकाउंटिंग नहीं करता, तो इससे क्या होता? इससे ये होता कि अगले साल जो मुझे लॉस हो रहा था, जो मैं आज रोक सकता था, वो लॉस मेरा 2-3 गुना ज्यादा हो गया, ठीक है। जो ओनर है, जो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल को, वो सबसे पहले एज्यूम करेगा कि ये जो बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ हर साल, क्या इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? क्या जो मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता था, कहीं वो मेरा लॉसेस तो नहीं है? और अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ओनर जो होता है उसके लिए ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरा होता है मैनेजर, ठीक है। अब जो मैनेजर है उसका क्या रोल है? अब मैनेजर का ये रोल है कि वो प्लान करता है, कंट्रोल करता है और इवेल्युएट करता है ऑपरेशंस को बिजनेस के अंदर। अब वो कैसे करेगा? मान लीजिए मुझे जो गुड्स खरीदने हैं वो 100 रुपए के खरीदने हैं, ठीक है, बट अकाउंटिंग तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। और अचानक से मेरे पास ऑर्डर आ गया कि भाई आपको 150 के जो गुड्स हैं वो सोल्ड करने हैं, ठीक है, बट मुझे तो अभी 100 की नीड है और मुझे 150 सेंड करने हैं। दैट्स मीन ना तो मैं ये वाला पूरा कर पाया, ना तो मैं ये वाला पूरा कर पाया, बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है। तो इसी वजह से जो मैनेजर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें उनको पता चलता रहता है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, कितने स्टॉक्स जा रहे हैं, ठीक है, कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं और फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि कितना मुझे गुड्स कंपनी के अंदर चाहिए है, कितना मुझे गुड्स बेचना है, ठीक है। द थर्ड वन इज लैंडर्स। अब लैंडर्स है, अब मान लीजिए बैंक है, वो हमें कैश को देगा, बैंक को भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो बैंक क्या करेगा? वो हमारी बैलेंस शीट देखेगा जो हम हर साल फाइनल करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि भाई आपके पास जो प्रॉफिट है हर साल वो कितना हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास 100 रुपये, मैं बैंक के पास गया हूँ कि जी मेरे को 1000 रुपये दे दो, तो बैंक थोड़ी ना देगा। अगर बैंक को लगता है कि आप 100 रुपये हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको 80 रुपये तक देगा या फिर 70 रुपये तक देगा, पूरा तो 1000 नहीं देगा, ये पूरा तो 100 नहीं देगा, ठीक है। तो जो लैंडर्स होते हैं वो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है। एंड तो इसमें जो फोर्थ नंबर पे है वो आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो आपको अपना मटेरियल सोल्ड करते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो आपको आपका मटेरियल सोल्ड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर मेरे को 100 रुपये के गुड्स दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे पहले चेक करूंगा कि भाई मार्केट के अंदर इस पर्सन की क्या वैल्यू है। अगर उस पर्सन की वैल्यू अच्छी है तो मैं उसको बेच दूंगा। मान लीजिए अगर वो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो दिवालिया हो गया है, बट वो अभी भी मुझसे गुड्स मांग रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि वो दिवालिया हो गया? वो उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलेगा कि भाई जिसको मैं गुड्स दे रहा हूँ वो बंदा सही है, लीगल है या नहीं, ठीक है।
एंड नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस है मेरा, मान लीजिए मेरा ही बिजनेस है, वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब कोई पार्टनर है, कोई थर्ड पर्सन है, वो आता है और मुझसे कहता है कि यार तेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं इस बिजनेस को और बढ़ाया जाए, हम दोनों मिलकर ना पार्टनर बन जाते हैं। अब वो मेरा पार्टनर तब बनेगा जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है उसको पता चलेगा मेरे, जो मैं हर साल बैलेंस शीट फाइनल कर रहा हूँ उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे। ठीक है, और जो बिजनेस का रिस्क है वो कम है, प्रॉफिट भी अच्छा है। ठीक है, तभी तो पार्टनर बनेगा मेरा, नहीं तो क्यों बनेगा। द नेक्स्ट वन इज टैक्स अथॉरिटीज। अब टैक्स अथॉरिटीज जो है वो भी देखते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लीजिए पैसे तो कमा रहे हैं आप 1,000 रुपए, टैक्स 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई आप इतना कमा रहे हो, टैक्स आप बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें इन लोगों को, ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं वो ये लोग जानते हैं। द लास्ट वन इज एम्प्लॉय। ठीक है, उस एम्प्लॉय का इतना खास रोल नहीं होता। ठीक है, द एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर वर्किंग। तो एम्प्लॉयज को हम, मान लीजिए एम्प्लॉयज हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज तो आज के टाइम में नहीं देखते हैं, फिर भी एम्प्लॉयज इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने में, ये जानने में कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं या फिर वो काम करने जा रहे हैं, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मार्केट में वैल्यू कितनी है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको दो कंपनी दूं, पहला है आर के लिमिटेड। ठीक है, आर के लिमिटेड, दूसरा दूं मैं रिलायंस। आप कौन सी कंपनी में जाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है रिलायंस में। क्यों? क्योंकि रिलायंस एक रेपुटेटेड ब्रांड है, एक ब्रांड है। ठीक है, क्यों ब्रांड बना है? क्योंकि इसने अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक शेयर की है, इन्होंने अपने प्रॉफिट को बनाया है उस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जिससे जो सारे लोग हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, वो जानने के लिए हमारे अकाउंटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ रहे हैं, सेकंड है मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस रिपोर्ट फॉर यूज बाय पर्सन आउटसाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर के लोग ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाहर के कौन से लोग हैं? हमारे ओनर हैं, मैनेजर है, लेंडर्स हैं। ठीक है, ये लोग मेरे बिजनेस की ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको चाहिए वो इंफॉर्मेशन, तभी तो वो मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करेंगे या फिर मेरे को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? सेकंड में आता है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या होता है? इसमें वो लोग आते हैं जो कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी के अंदर जो काम करने वाला आदमी है उसको अकाउंटिंग से क्या लेना देना भाई? उसको अकाउंटिंग से बहुत कुछ लेना देना है। क्यों? मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी के अंदर कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, एक गुड्स को बनने में कितना टाइम लगता है, एक गुड्स के बनने में कितने कितने रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है, उसके कॉस्ट को एनालिसिस करना। ठीक है, वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, सेल्स कितनी हो रही है उसको मैनेज करना, वो सारी चीजें कौन करते हैं? हमारे मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर में वो आती हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक छोटा सा ग्राफ दिया गया है कि जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन दो तरीके से जाती है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, सेकंड होता है मैनेजरियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए? क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को, टैक्स अथॉरिटीज को, अदर एक्सटर्नल यूजर्स को। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े इन लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, अब सेकंड है मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है
कि जो भी मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, हमारी जो कंपनी है उसके रिगार्डिंग जो भी इंटरनल मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन लेगा, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजन लेगा। ठीक है, कि हमें प्राइस कितना रखना है, हमें कितना बनाना है, हमें कितना नहीं बनाना है, हमें कितना रॉ मटेरियल मंगाना है। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है, इससे प्लानिंग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है ना, फिर कंट्रोल करता है, फिर इंटरनल परफॉर्मेंस देखता है, फिर उसको इवेल्ट करता है। ठीक है, कि मान लीजिए इस बार मेरा जो सेल है वो 10 रुपए का है। अब मैं इस 10 रुपए को 12 रुपए तक कैसे लेके जाऊं? मैं पहले क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो 10 रुपए है इसकी कॉस्ट को मैं 12 तक कैसे लेके जाऊं, ताकि मुझे जो पहले मान लीजिए मेरे 8 रुपए की चीज, कोई चीज है वो 8 रुपए की बन रही है, अब वो बनेगी 10 रुपए की, अब वो अभी बन रही है 10 रुपए की, अब मैं चाहता हूँ कि वो 12 रुपए की बने। ठीक है, अब सिंपली मैं उसके प्राइस तो नहीं बढ़ा सकता। पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मैं इसको 12 रुपए करता हूँ तो इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके मार्केट के इफेक्ट पे मेरे सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए मैं 10 पीस बेच रहा हूँ, 10 पीस बेच रहा हूँ 10 रुपए में, अब मैं 12 रुपए का प्राइस कर लिया, वो बिकने लगे 5, तो सीधा सीधा लॉस हो गया मेरे को। तो ये चीजें भी देखना जो है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंडर में आता है। ठीक है, अब थर्ड दिया है इसके अंदर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Accounting has always been used to supply information to those who are interested in the affair of the company. Various law has been passed under which financial statements should be prepared in such way that required information is supplied to shareholders, creditors, government. For example, the investor may be invested in the financial state strength of the business. ठीक है, सिंपल से यही चीज है। जो अदर एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ये जो अदर एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको जो है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए होती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। ये है इंटरनल। इंटरनल लोग जो हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर इंटरनल जो जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं अकाउंटिंग की, वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कंट्रोलिंग करते हैं। और ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो हमारे जितने भी टैक्स अथॉरिटीज है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और क्रेडिटर्स हैं, वो अपने हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिकली जो 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड तो हमने जान लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस का पता चलता है हमें, असेट लाइबिलिटी और कैपिटल का हमें पता चलता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा मैनेजमेंट भी आता है। सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले पार्ले जी का जो 5 रुपए का बिस्कुट था वो लगभग इतना आता होगा। ठीक है, बट आज 2023 में वो पार्ले जी का बिस्कुट अराउंड इतने का रह गया है। ठीक है, तो इतने का तो गैप हो गया। ठीक है, ये पहले मान लीजिए 10 ग्राम था, ये हो गया 8 ग्राम। ठीक है, बट प्राइस जो है वो पहले भी 5 थी, वो आज भी 5 है। तो क्या किया उन्होंने, कॉस्ट अकाउंटिंग की, मीन्स पैसे आपको उतने ही पड़े बट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कम कर दिया, क्वांटिटी और थोड़ी क्वालिटी को कम कर दिया। इससे क्या हो गया, ठीक है, आपकी सेल भी कम नहीं हुई और आपका काम भी हो गया। ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। थर्ड वन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने बताया, कोई भी डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, उसके लिए वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानते हैं। ठीक है, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें खर्चा कितना करना है, हमें सेल कितनी करनी है, हमें परचेज कितना लेना है, ये सारा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है। ठीक है, अब है
अब है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ऊपर, ठीक है, जितने भी हमने पॉइंट्स लिए हैं कि मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है उसका फायदा क्या है। सबसे पहला कि जो इंफॉर्मेशन है वो इन पार्टीज को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखने में हमें हेल्प मिलती है, प्रॉफिट लॉस को पता चलने में हमको हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है उससे हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी एडवांटेजेस ही तो हैं। ठीक है, तो अलग से ये सारी चीज़ें पढ़ने से बेटर है जो आपने ऊपर पढ़ी है आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करिए। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें भी सिंपल सी चीज़ें, रिप्लेस मेमोरी। ठीक है, रिप्लेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि सिंस ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अब सारी फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है वो आपकी बुक्स में है, तो आपको हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, आपके जो मेमोरी बेस था, जो याद रखने वाली चीज़ थी, उसको रिप्लेस कर दिया, अब वो लिखने वाली चीज़ में हो गया। प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स, अब आपकी जो एसेट्स है उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, आपको हर दिन पता चलता रहेगा मेरे बैंक में कितना कैश आ रहा है, मेरे बैंक से कितना कैश जा रहा है। ठीक है, मेरे जो इन्वेंट्रीज है वहाँ पे गुड्स कितना है। ठीक है, मुझे कितना पैसा रिसीव करना है अपनी पार्टी से, कितना पेमेंट करनी है मुझे, तो उसके ऊपर कंट्रोल होता है। थर्ड वन इज फैसिलिटेट्स द preparation of financial statement. The third one is facilitates the preparation of financial statement। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको बनाने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है वो बुक्स में ही तो है। ठीक है, इससे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज को मिल जाती है इजीली। तो वही एडवांटेजेस हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उसी को अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसे एक नज़र में आप देखोगे तो आपको सिंपली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के इतने फायदे हैं तो थोड़ी लिमिटेशन भी होगी। ठीक है, अब क्या है कि दे डू नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर नॉट of a financial character, hence they do not reveal a complete picture because facts like quality of human resource, license process, location, ठीक है, एडवांटेजेस, बिजनेस कॉन्टेक्ट, ये हमें नहीं मिलता। डेट्स मीन कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, मैंने आपके सामने बैलेंस शीट रख दी, बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, बट कंपनी के पीछे क्या चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। जैसे बोलते हैं ना शेल कंपनीज, शेल कंपनीज कौन सी होती हैं, शेल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो नाम नाम के लिए दस्तावेजों में होती है, हर साल उनकी बैलेंस शीट बनती है, बट जब आप उसके एड्रेस पे जाके देखोगे तो आपको बिजनेस दिखेगा ही नहीं। ठीक है, द सेकंड वन इज द डाटा इज हिस्टोरिकल इन नेचर। अब जो बैलेंस शीट बनी है, मान लीजिए इस साल जो मेरी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, वो बैलेंस शीट तो इस साल की बनी है। ठीक है, इस साल जो मेरा साल मान लीजिए 2022 खत्म हो गया, तो उस साल की बैलेंस शीट में 2023 में आपको दिखा रहा हूँ, पूरे साल में वही बैलेंस शीट दिखाऊंगा जब तक मेरा 2023 खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि आज के टाइम पे मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है आपको कैसे पता चलेगा। आप पैसे किस बेस पे इन्वेस्ट करोगे, आप पैसा मेरे पुराने फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को ही तो देखोगे। बट हो सकता है मेरा आज के दिन वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, उस एक साल में उथल पुथल हो गई, तो वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब जो फैक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो सही है, उसका क्या गारंटी है। ठीक है, अब आपने डेटर्स दिखाए, डेटर्स का मीन्स ये होता है कि जिनसे आपको अपना पैसा लेना है। मान लीजिए डेटर मेरे पास थे 100 रुपए के, मैंने दिखाया कि भाई 100 रुपए का मैंने माल बेचा और 100 रुपए मेरे पास आने हैं, बट असल में मैंने तो सिर्फ 10 ही रुपए का डेटर है मेरे पास, नकली में मैंने दिखा दिए 100 रुपए के डेटर्स हैं, और आप फंस गए। आपको लगा हाँ भाई बंदे का तो प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस,
क्यों ना मैं इसमें पार्टनर बन जाऊं। जब आप पार्टनर बने 1 साल बाद आपको पता चल रहा है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो वो चल रहे हैं, घोटाले चल रहे हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डाटा प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनसफिशिएंट फॉर प्रॉपर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये जो डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है ये ओवरऑल सही नहीं होता। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, बट कुछ कंपनीज के साथ होता है जहाँ पे ये डाटा आपकी ट्रू पिक्चर को रिवील नहीं करता कि आपका बिजनेस किस टाइप में और किस तरीके से चल रहा है। ठीक है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। आपने कितनी कॉस्ट को रिड्यूस किया है, कितना आपने प्रॉफिट अचीव किया है, ये सारी एक्टिविटीज को हमारा जो अकाउंटिंग है वो बढ़िया तरीके से शो नहीं कर पाता है। ठीक है। अब जो हमारा अकाउंटिंग है वो दो तरीके से चलता है। अकाउंटिंग का आप इसको अपना बिजनेस मान लो। अब बिजनेस जो है वो दो तरीके से चलता है। पहले कैश बेसिस पे। ठीक है। जब आप अपने किराने की दुकान खोलते हो तो ये जो आपका जो बिजनेस है किराने की दुकान का, अब ये किराने की दुकान में आप जो सामान बेचते हो वो दो तरीके से बेचते हो। पहला, जिनके साथ आप डेली कैश का हिसाब करते हो। ठीक है। कैश आया, आपने सामान दिया। दूसरा, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस कैसे कि आपने सामान तो दे दिया बट कैश नहीं मिला, उधार हो गया, आपने उधार दे दिया। ठीक है। तो दो तरीके से आपकी जो अकाउंटिंग है या जो आपकी किराने की दुकान समझ लीजिए वो दो तरीके से चलती है। पहला कैश बेसिस पे, दूसरा एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल्स मीन कि आपने सर्विसेज तो दे दी, अपने गुड्स तो दे दिया, बट पेमेंट अभी आपको मिलनी बाकी है। ठीक है। तो ये थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले चैप्टर में हम इसके क्वालिटीज को देखेंगे। ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए फिर हम फंक्शंस देखेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, इसको चलिए फिनिश ही कर देते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जो बिजनेस ओनर्स हैं कैन यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट अ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस ओनर्स है वो क्या करते हैं कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो उनको मिली कि साल भर के अंदर उन्होंने क्या क्या कमाया, उसके लिए वो क्या करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। अब इसकी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला है अंडरस्टैंडेबल, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या रिपोर्टिंग दी है। ठीक है। आपने कंडक्ट तो कर दिया फाइनेंशियल एनालिसिस, बट जो आपने डाटा दिया है वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। मैनी स्मॉल बिजनेस ओनर डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग बैकग्राउंड। काफ़ी सारे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनका कोई स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है। फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा बेटर तरीके वाली नहीं होती। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो स्मॉल बिजनेसमैन है अगर उनके पास एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है तो इससे क्या होगा, उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। तो बिजनेस ओनर शुड चूज एन अकाउंटेंट हु कैन प्रिपेयर इंफॉर्मेशन इन अ इजी वे। तो बिजनेस ओनर्स को अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उस तरीके से बनवानी चाहिए एक अकाउंटेंट से ताकि उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। सेकेंड वन इज यूजफुलनेस। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। पहला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। दूसरा, वो यूजफुलनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया। बिजनेस ओनर नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस डिसीजन एट हैंड। दे कैन रिक्वेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग शेड्यूल्स, रिकॉन्सिलेशन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
ठीक है, कि ये जो यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे बिजनेस से। मान लीजिए मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जब मैं उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा अकाउंटिंग शेड्यूल्स। अकाउंटिंग शेड्यूल्स का मतलब ये है कि कौन कौन से जो नॉर्म्स हैं या जो रूल्स हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं देखूंगा रिकन्सिलेशंस। ठीक है, रिकन्सिलेशन का मतलब है कि जो पैसा आप दे रहे हैं और जो पैसा आप ले रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो है ना आपके पास। ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये आपको दिए, बट जिसको आपको 100 रुपये देने थे, ठीक है, मान लीजिए आपको क्रेडिटर्स को 100 रुपये देने थे जिससे आपने उधार लिया हुआ था, बट उस बंदे के पास तो पैसे ही नहीं आए। ठीक है, आपको ये जब आपने 100 रुपये डाले तो ये हुआ कि बैंक ने उसको वो कर दिया रिजेक्ट, बट आपने तो चेक बनाया था, आपने तो अपने उसमें रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको रिकनसाइल करना पड़ता है कि भाई सामने वाले को पैसा मिला या नहीं मिला। कॉस्ट बेनिफिट जो है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करके देखना पड़ता है कि भाई जो मैंने इतने टाइम में कमाया है उसका क्या बेनिफिट हुआ है मेरे को। ठीक है, तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। ठीक है, द थर्ड वन इज रेलिवेंस, मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही होनी चाहिए, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल की ही इंफॉर्मेशन है अभी तक उसको घिसे ही जा रहे हो, घिसे ही जा रहे हो। ठीक है, आपसे मांगे 2017 की इंफॉर्मेशन, आप दिखा रहे हो 2015 की इंफॉर्मेशन, ठप्पा मार दे 2017 का आपने, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन रिलायबल होनी चाहिए, मीन्स हम उसके ऊपर भरोसा कर सकें, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम भरोसा कर सकें, वो ट्रू पिक्चर दिखाए हमें आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है उसका हमें ट्रू पिक्चर दिखाए, ये नहीं कि आपने गलत इंफॉर्मेशन हमें दी है। ठीक है, द फिफ्थ वन इज कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब होता है अलाउ बिजनेस ओनर टू रिव्यू देयर कंपनीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटर। ठीक है, अब आपने कोई इंफॉर्मेशन बनाई, आपने दिखाया मेरा जो प्रॉफिट है वो 300 रुपये का है, सामने वाला दिखा रहा भाई मेरा प्रॉफिट है वो 500 रुपये का है। आप किस में इन्वेस्ट करोगे, 500 वाले में, 500 वाले में करोगे ना। बट मैं दिखाऊं कि मेरा जो 300 रुपये का बिजनेस है उसमें मेरे ऊपर जो लोन है वो सिर्फ 100 रुपये का है, और अब ये दिखाएगा कि ये 500 रुपये का प्रॉफिट तो कमा रहा है बट इसके ऊपर जो लोन है वो 400 रुपये का है। तो आप किस में अपना इन्वेस्ट करोगे, 500 में नहीं करोगे ना, 300 वाले में करोगे ना। तो यही है कि आपका डाटा जो है वो हर तरीके से कंपेरेबल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपका डाटा जो है वो हर साल प्रॉपर वे में कंसिस्टेंट होना चाहिए। हर साल की इंफॉर्मेशन सही तरीके से जनरल लेजर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी डेली ट्रांजेक्शन उसमें होनी चाहिए कि आपने इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहला रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना, जैसे मैंने बताया था कि कि पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए जहां पे हमने बात की थी कि हाँ, कि आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने मेजर किया, फिर आपने रिकॉर्डिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी समराइज नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आता है रिकॉर्डिंग, फिर आता है क्लासीफाई, क्लासीफाई कर दिया उसको, फिर आपको आपने उसको समराइज कर दिया। ठीक है, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंसेस के बारे में पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में पता चलता है। फिर आपने उसको एनालाइज किया, पूरे ईयर में आपने देखा कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें हमें बेनिफिट हो रही है, किन किन चीज़ों से हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कंडीशन क्या है क्या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेट। ठीक है, ये जो कम्युनिकेट है इसमें है दैट
Accounting information after begin meaningful analysis and interpreted has to be committed in a proper form and manner to the proper person। अब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इससे हमें एक मीनिंगफुल एनालिसिस मिलता है, ठीक है, इंटरप्रेटेड हैज टू बी कम्युनिकेटेड इन अ प्रॉपर फॉर्म। अब इसके बारे में हमें, जैसे सीए है, सीए हमें एक बैलेंस शीट को देख के बता सकता है कि भाई इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख के बताएगा कि आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इस सीए को ये समझ में भी तो आनी चाहिए, ये इजीली इससे कम्युनिकेट तो कर पाए, ठीक है। इसको एनालाइज कैसे करेगा, जब इसको सही तरीके से वो पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बीसीओसी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, बीसीओसी 131 का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।